नमस्कार बंधुओं, सुमति अय्यर की कलम से चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं नमिता सच्चान सुंदर आज लेकर आई हूँ सुमति जी की कहानी देहातिक्रमण। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं कहानी से। ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक व्याधि के चलते अपनी पहचान खोने लगती है, स्वयं अपने लिए भी और बाहरी दुनिया के लिए भी। भीतरी बाहर तमाम झंझावतों से जूझती, फिर कुछ ऐसा घटित होता है कि वो अपनी उस खोती हुई पहचान को पकड़ पाती है। तो चलिए चलते हैं सुमति अय्यर की कहानी देहातिक्रमण के साथ साथ। बेहद खुश है आज वो, बेहद खुश। सच यकीन ही नहीं आता कि वो इस तरह की खुशियां भी हासिल कर सकती। विश्वास नहीं होता कि ये कुछ क्षण उसके हिस्से के भी हैं, वरना वो तो मान बैठी थी कि जो कुछ भी उसकी उम्र के हिस्से में आ गया है उस सिवाय बोझ के कुछ नहीं है। जीते रहने की प्रक्रिया को किसी बोझ की तरह ढोते रहना उसकी नियति है। पूरे 24 की हो गई है, पूरे 24 की। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाली मोटरसाइकिल के बार बार उछलने से रगड़ते कंधे, लहराता हुआ आंचल, बार बार आगे आने वाले बालों को न समेट पाने की परेशानी, इन सब का कोई अर्थ भी हो सकता है। भीतर ही भीतर अनचिन्हा सब है कि क्या ये क्षण यहीं नहीं ठहर सकता, बस यहीं इसी तरह। ये मोटरसाइकिल, ये स्पर्श, ये गंध और पूरी जिंदगी का सफर। मुट्ठियों में सब कुछ कैद कर लेने की तीव्र इच्छा हुई थी उसकी, और पहली बार खींच भी हुई। ये क्षण भी निर्जीव पदार्थ क्यों नहीं होते? पेट्रोल की हल्की गंध, आफ्टर शेव लोशन की भीनी महक उसके नथनों में अब भी बसी हुई है। इन खुशबुओं के एहसास को थाम कर वो उन्हें एक खूबसूरत आकार देना चाहती है। एक आकार, एक पुरुष आकृति, पुरुष गंध, और सहसा सामने आ जाता है विवेक का चेहरा। कौन कहता है, कौन कहता है पुरुष गंध आदिम होती है? तो बहुत खूबसूरत एहसास है, शरीर के एक एक हिस्से में उतरता है। आज तक उसे याद नहीं आता कि वो किसी भी पुरुष के इतने पास कभी भी बैठी हो। यादों के पांव जहां तक पीछे लौटते हैं तब से तो कतई नहीं, बैठना तो दूर। जब कभी किसी के सामने आती है, हड़बड़ाहट सी हावी हो जाती है उस पर। और बातें, अव्वल तो सामने वाला ही नहीं करता बातें, मगर भूल से कर भी ले तो उसकी आंखें उसके चेहरे को टटोलती रहती हैं। वो चेहरा हो जाती है उस वक्त, सिर्फ चेहरा। उसकी देह तो क्या, खुद वो भी कहीं नहीं रहती।
पनियाई आंखें जमीन पर रेंगने लगती। सामने वाले की आंखों में क्या होता है उसके लिए वो आज तक नहीं समझ पाई। व्यंग, घृणा या दया। 14 वर्ष तो हो ही गए होंगे इन एहसासों को झेलते। राम के वनवास की अवधि तो यही थी, पर उसकी हंसी को दिया गया वनवास कभी पूरा होगा भी या नहीं, ये तल्ख सवाल था और वो इससे हमेशा बचती रही थी। पर आज इस क्षण लगा वनवास की जो अवधि कैकेयी तय कर गई थी, किसी भी वनवास की अवधि इससे अधिक नहीं होती। तभी कल शाम से उसके होठों में हल्का सा खिंचाव आ गया है। केवल 10 की ही तो थी जब गाल के पास एक छोटा सा चकत्ता उभरा था, किसी बिंदी की तरह। पहले तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। माँ बाबा की इकलौती रही, इसलिए उसकी किसी भी शारीरिक विकृति की कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे। बस यूं ही गर्मी का असर है, ठीक हो जाएगा, माँ का आश्वासन। और घरेलू दवाइयाँ देसी, जैसे नींबू, मलाई और हल्दी का लेप वगैरह। पर जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि माँ और बाबा ने कितना भ्रम पाल रखा था। जैसे जैसे धब्बे का आकार बढ़ने लगा, उसकी हंसी सिकुड़ने लगी और माँ बाबा का भ्रम का शीशा चटकने लगा था। और एक दिन जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया तो शेष रह गया था सिर्फ एक असाध्य रोग, ल्यूकोडर्मा। और माँ बाबा के साथ उसकी हंसी भी गुम हो गई थी। लोगों की आंखों में उसके धब्बे गड़ने लगे थे। उसकी आंखें दर्पण से कतराने लगी थी और माँ बाबा की आंखें बाहर की दुनिया से। एक पूरा संसार सिमट आया था 3 प्राणियों के छोटे से घर में। उसे अब भी याद है कितनी कितनी रातें उसने रोते हुए गुजारी हैं। वही क्यों, माँ बाबा की आंखें भी कभी खाली नहीं रही। हमेशा एक पनियायापन तैरता रहता। बाबा कुर्सी पर बैठकर चुपचाप शून्य में ताकते रहते, या फिर ल्यूकोडर्मा पर दुनिया भर की किताबें चाटते रहते। चिकित्सा शास्त्र की कोई भी शाखा ऐसी नहीं थी जिसे उन्होंने हिलाया ना हो। पर फल होता तो न गिरता। और माँ ने तो सब कुछ छोड़ दिया था। न कपड़े, न साज श्रृंगार। नए कपड़े भी धोबी से धुलवा कर ही पहनती थी वो। न जाने कितने व्रत अनुष्ठान करने लगी थी। शहर का कोई भी मंदिर नहीं था जहां माँ ने आंसू भरकर आंचल न फैलाया। पूजन, विधान, ज्योतिषी सारे प्रपंच करने लगी थी। बाबा चिकित्सा की पुस्तकों में उसकी गुम हंसी को तलाश कर लाना चाहते थे और माँ मंदिरों से मांग लाना चाहती थी। पर
लोगों की घूरती आंखों और फुसफुसाहटों से यकीन हो गया था कि उसे अपनी हंसी शायद कभी वापस नहीं मिलेगी। पहले जब रिश्तेदार दूसरे बच्चे की बात करते तो माँ कहा करती थी कि कविता अभी छोटी है, अभी उसे ही दुलार ले। पर इस हादसे के बाद शायद दोनों ने तय कर लिया था कि उनके लिए एक वही है, सिर्फ वही। माँ उसके साथ भीतर सोने लगी थी और बाबा बाहर बैठक में। बचपन से ही उसकी सहेलियां छूट गईं। वो अकेली बालकनी पर खड़ी उन्हें खेलते देखा करती। उसका मन न खेलने का होता न उछलने का। बाबा उसे ढेरों किताबें ला कर देते। उसने पढ़ने की आदत डाल ली थी। ये एक भूख की शुरुआत थी। स्कूल कॉलेज के दिनों की कितनी कितनी घटनाएं थीं जिनसे आहत होकर वो रात रात रोई है। माँ और बाबा ही उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाते, उससे ढेरों बातें करते। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि उसके लिए सबसे उचित यही होगा कि वो बहलना सीखे। बहलना उसके लिए विकल्प नहीं बल्कि आवश्यक था और वो इस आवश्यकता को स्वीकारने लगी थी। अकेलेपन की घुटन, रोना धोना सब जैसे कम होने लगा था। उम्र के बढ़ने के एहसास के साथ साथ जहां आम लड़कियां अपनी देह के प्रति आकर्षण और सतर्कता बढ़ाने लगती हैं, वो इसके ठीक विपरीत अपनी देह के प्रति विरक्त होने लगी थी। रोग के असाध्य होने का एहसास इतना तकलीफदेह नहीं रह गया था तब, पर हाँ, तकलीफ की जगह एक शून्यता व्यापने लगी थी। कॉलेज से लौटती तो किताबों में कैद हो जाती, डायरियों में कविताएं लिखने लगी थी, इधर उधर भेजती, वे छपती भी। जिन खूबसूरतियों को वो छू नहीं सकी उन्हें वो टटोलना चाहती थी, टटोलना चाहती थी अपनी शाब्दिक उंगलियों के सहारे। बाबा और माँ उसकी इस व्यस्तता से खुश थे, पर स्वयं उसे क्या लगा था, क्या लगा था उसे स्वयं, ये तो आज तक नहीं बता सकती वो। माँ बाबा और उसके बीच के संवाद अब कम होने लगे थे। शायद उन्हें लगा हो कि जिस तरह भी शांत रहना सीख रही है उसी तरह रहने देने में ही भलाई है। उसका शांत व्यवहार जैसे कोई गुब्बारा हो गया था जिसे छूने में वे डरते थे कि हाथ लगे नहीं कि गुब्बारा फूट जाएगा, लिहाजा वे चुप ही बने रहते। पर इन 2 दिनों में वो कितनी खुश है। अपनी खुशी को किसी के साथ बांटने की इच्छा को वो बार बार दबाती रही है। 24 साल की आम लड़कियों की तरह खुश हो रही है वो। और शायद यही कारण है कि एक एक फूल खिलने पर या साप्ताहिक परिशिष्ट में किसी कविता के छपने पर अपनी खुशी को जिस तरह माँ बाबा से बांट लिया करती थी, आज पहली बार अपनी खुशी को भीतर सहज कर रखना चाहती है। सिर्फ अपने को भूलने वाली वो मोहित सी अवस्था। क्या सचमुच वो मोह ही है?
गीतों को गुनगुनाने, अपने आप ही मुस्कुराने की ये स्थिति क्या उसके जीवन में सचमुच स्थायी रह सकती है? क्या हो गया है उसे? माँ बाबा को विवेक की बातें बताया करती थी, उसकी लिखी कहानियां भी पढ़ाया करती थी, उसकी चींटी से अक्षरों पर टिप्पणियां कर हंसा भी करती थी। पर आज वो इस नाम को अपने भीतर ही सहज कर रखना क्यों चाहती है? हाँ, शायद मैं उससे प्यार करती हूँ। आई लव हिम। वो मेरा पुरुष है, उसने अपने आप से कहा था। बस कल शाम ही तो वो भीतर के एक चोर को पकड़कर होठों पर ला पाई है। बस स्टैंड पर बस के इंतजार में खड़ी थी कि विवेक ने उसे घर पर ड्रॉप करने का प्रस्ताव पहली बार रखा था। नुक्कड़ पर ही उतर गई थी वो सकुचाकर। घर नहीं आओगे? उसका उत्साह घर के अन्य प्राणियों से उसे मिलाने का उतना नहीं था जितना उसके साथ के सुख को कुछ देर और भोग लेने का था। उसने मुस्कुराकर कहा था, फिर कभी आऊंगा। फिर यानी कब? वो मचलने के से स्वर में बोली थी। जब भी कहो, शायद फिर रोज रोज। उसकी दूधिया हंसी और बाइक आगे बढ़ गई थी। देर तक वो धूल के गुबार को देखती रही थी। घर लौटी तो बाबा को बालकनी में खड़ा पाया। उनकी आंखों में सवाल था, पर समझदारी भरा। उसने बताया था कि वही विवेक है, उसकी कंपनी का सेल्स इंजीनियर। घर ले आती उन्हें, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसने देखा था कि बाबा और माँ दोनों की ही आंखों में मुक्ति की एक परछाई सी पसर गई थी। ये पहला मौका था कि कोई उससे मिलने पहली बार घर आएगा, वो भी उसके बुलावे पर। उनके लिए ये बात आश्चर्यजनक भले ही रही हो, पर आश्वस्तिदायक भी रही होगी। तभी ना बाबा को काफी दिनों के बाद छत की दीवारों पर लगे जाले साफ करने और माँ को पकवान के लिए तेल मंगवाने की सुध आई। दफ्तर के अधिकांश कर्मचारी उसके घर का पता नहीं जानते थे। पता सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज था। भविष्य की किसी दुर्घटना की प्रतीक्षा में। इसके अलावा खुद उसका सरोकार केवल दफ्तर की बेजान कुर्सी और मेज से था। उसे याद है, दफ्तर में पहले दिन की शुरुआत ही सहकर्मी के इसी प्रश्न से हुई थी। मैडम, आपने कोई इलाज नहीं करवाया? क्या ये कभी ठीक नहीं हो सकता? शुरू शुरू में शिष्टतावश वो इलाज के सारे ब्यौरे सुनाती रही, पर जल्दी ही उसे लगने लगा था कि ये लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि उन्हें उसकी उस तकलीफ को कुरेद कर आनंद मिलता है, वो तकलीफ जिसे वो भूलती जा रही है। हमदर्दी से पूछे जाने वाले सवालों का उनकी हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं होता था। फाइलें उसके हाथ से लेते वक्त सतर्क रहते कि हाथ छू ना जाए। इसकी तह में उसके महिला होने का लिहाज नहीं होता था, बल्कि उनकी आंखों में उसका देह न होकर सिर्फ चेहरा होने का परिणाम था। उसकी आंखें इन बातों को सोच सोचकर भरती रहती हैं। यहाँ तक कि महिला कर्मी भी उसे देखते ही व्यस्तता का बहाना करने लगते। फिर उसने भी
अपने को संयमित कर लिया था। काम और बेजान कुर्सी मेज तक ही उसका दफ्तर सीमित हो गया था। अक्सर लोगों की आंखें चोर निगाहों से उसके शरीर को टटोलती। शायद चेहरे के दाग की कोई परछाई देह में भी ढूंढने की कोशिश कर रही होंगी। उनकी आंखों के लिए उसकी देह का उतार चढ़ाव अर्थहीन था। पुरुष सहकर्मी उसके बारे में जब परस्पर बातें करते उसे चितकबरी कहा करते। ये उपनाम भले ही फुसफुसाहट में उसके पीठ पीछे चलता हो, पर वो जानती थी। और उसे आश्चर्य तो तब हुआ था जब पहली बार सुनकर उसे न क्रोध आया न रोना धोना, बल्कि पहली बार उसे हल्की सी खुशी हुई थी कि वो प्रकृति के इस साजिश के खिलाफ खड़े होने की ताकत जुटा। क्रोध तो उसे तब आया था जब हेड क्लर्क मिश्रा ने एक दिन उसे लंच में अकेले बुलाकर उसके लिए एक रिश्ता सुझाया था। उनकी ही रिश्तेदारी में था वो लड़का। कमाऊ है, घर बार अच्छा है, फिर उसे भी यही बीमारी है। कहो तो बात चलाऊं? जर्दा हथेलियों में घिसते हुए बोले थे वो। उसे लगा था वो एकदम नंगी कर दी गई है। जाने कब का दबा आक्रोश फूट पड़ा था पूरी कड़वाहट के साथ। आप अपनी लड़की के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? जाहिर था वे बौखला उठे थे। हालांकि स्वयं वो इतना तीखा उत्तर देना नहीं चाहती थी, पर बाद में उसे लगा कि इस उत्तर के पीछे अपने को जबरन सामान्य लड़की की तरह समझाने का भीतरी आग्रह भी रहा होगा उसका। उस दिन उसे लगा था कि वही नहीं, उसके सपने भी अलग किस्म के होंगे, चितकबरे। वो पुरुष गंध जिसकी चाह कभी कभी उम्र की बासंती दहलीज में से आकर उसके भीतर तक बह आया करती थी, वो भी एक खास किस्म की ही होगी। वो एहसास उसके लिए सचमुच त्रासद हो गया था। घर लौटकर माँ को किस्सा सुनाते हुए उसके गले में कुछ अटकने लगा था। माँ आंचल का छोर आंखों तक ले गई थी। बाबा ने उसे अपने पास बिठाकर कीट्स की कविताओं को सुनाना चाहा था। तो उसे लगा था कि जिस बात से उसे चोट पहुंची है, माँ बाबा ने उसे सहजता से लिया है। उनकी ये सहजता उसे छू गई थी। और तब उसने तय कर लिया था कि वो संवाद रखेगी तो सिर्फ इन दो प्राणियों के साथ। और फिर शामें कटने लगी थी कीट्स शेली के साथ, अमजद अली और भीमसेन जोशी के साथ। बातें होती थीं, तर्क वितर्क होते थे, बहस मुबासा भी होता था। और तब से यही क्रम चला आ रहा है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि इन उदास दीवारों में से किसी का नाम धीमे से उसके होठों पर होकर भीतर तक पहुंच जाएगा। विवेक का, उसकी कहानियों का, उसके लतीफों का जिक्र उसकी बातों में शामिल होने लगा था। माँ बाबा के लिए विवेक एक परिचित घरेलू नाम होने लगा था। पर वो सोच भी नहीं सकती थी कि यही नाम उसकी चेतना को घर के अन्य दो प्राणियों से धीमे धीमे अपनी ओर खींच ले जाएगा। हेलो, आम विवेक। वो डिस्पैच रजिस्टर पर झुकी हुई काम कर रही थी कि ये स्वर सुनाई पड़ा था, पर उसने सिर नहीं उठाया था, यही सोचकर कि यह संबोधन किसी और के लिए होगा।
दफ्तर में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मैडम, मैं आपसे ही कह रहा हूं, एक्सक्यूज मी प्लीज। उसने हड़बड़ाकर सिर उठाया था। एक सांस में बोल गया था वो, मैं विवेक हूं, इस कंपनी का सेल्स इंजीनियर। देखिए, मैं अक्सर दौरे पर रहता हूं और इस बार लगता है मेरा दौरा लंबा खिंचेगा। मेरी व्यक्तिगत डाक इधर आती है, अगर आप उन्हें रखवा दें तो। उसने ध्यान से देखा था। ऊंचा पूरा कद, गेहुआ रंग, आकर्षक नाक नक्श और तीखी आंखें, मोती से चमकते दांतों की वो दूधिया निश्चल हंसी। वो कुछ उत्तर देती कि वो फिर बोल उठा था, अपनी ही रौ में, कभी बनारसी मिठाई चखी है? और आगरे का पेठा? कलकत्ते के छेने वाले रसगुल्ले खाए हैं? मैं जब टूर पर जाता हूँ ना, यही सब लाता हूँ। लाइक टू टेस्ट सम? वो मुस्कुराई थी पहली बार और वो चला गया था। शायद जिंदगी का यही पहला परिचय था और उसकी शुरुआत मिठास से हुई थी। एक आध बार लगा कि उसे अपना काम निकालने के स्वार्थ में तो नहीं बोल गया है, और फिर काम होते ही आम लोगों की तरह उससे कतराने लगे। पर उसे याद आई थी वे आंखें। उन आंखों ने उसके चेहरे को टटोला नहीं था, सिर्फ टिकी थी उसकी आंखें, और वहीं ठहरी हुई हंसी उसके गालों की सफेदी लाली में तब्दील हो गई थी। 4 लिफाफे आए थे उसके नाम। उसने उन्हें तरतीब से बांधकर एक बड़े से लिफाफे के अंदर डाल दिया था। लिफाफे का मुंह स्टेपल कर उसके ऊपर उसका नाम लिखकर तारीख भी डाल दी थी। लौटते वो उसके पास आया था। छेने वाले रसगुल्ले का पैक्ड डिब्बा उसकी मेज पर रख दिया गया। लिफाफे को उसने आश्चर्य के साथ उठा लिया था। माय, सो ब्यूटीफुल, कितना साफ सुथरा। उसके आश्चर्य पर उसे खुशी हुई। ये एहसास ही कि वो उसकी खुशी का कारण बन सकती है, उसे अच्छा लगा था। एक बात बताऊं, आपके हस्ताक्षर बहुत सुंदर है। कहते हैं हस्ताक्षर से स्वभाव का पूरा परिचय मिलता है। आपका मन कोमल है, बेहद कोमल। उसने सकुचा कर उसे देखा था। अजाने ही कितनी मोहक बात कह गया था वो, इतनी मोहक कि उसे सच मानने में संकोच होने लगा था। और फिर मोहक बातें सच कहाँ होती हैं? उसी दिन से लगा वो चेहरा नहीं, देह होती जा रही है, सिर्फ देह भर। पता है ये क्या है? उसने सिर हिला दिया था मुग्ध भाव से। ये मेरी लौटी हुई कहानियां हैं। पहले जब भी ये लौटती थी ना, तो बहुत तकलीफ होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। प्लीज एक मदद करोगी? कहानियों को ना इसी तरह छिपा कर दिया करो मुझे। वो उसे देखती रही। विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसकी प्रशंसा भी कर सकता है। क्या सचमुच उसमें ऐसा कुछ भी है जो प्रशंसा के योग्य है? कहाँ तो वो सिर्फ अपने प्रति 2 सहज शब्द सुनने को तरसती रही है, और कहाँ अब प्रशंसा के इन शब्दों को पचाने में उसे तकलीफ होने लगी। पर चोर दरवाजे से एक अनाम सा एहसास भीतर घुस आया था। वो उसे अच्छा लगने लगा था, सचमुच अच्छा लगने लगा था, एक पुरुष के रूप में। देह के प्रति जो वितृष्णा उसने पाल ली थी, उसका तो पता नहीं लगा कि कहाँ गुम हो गई है। बस शेष रह गया था
वो पुरुष, वो गंध और अपने देह हो जाने का बोध। वो सलीके से तैयार होने लगी थी। कलफदार साड़ियां, हैंडलूम की और एकदम अलग अलग डिजाइन की। वो उनकी तारीफ करता, उसके रंगों के चुनाव की सराहना करता। लंच के बाद अक्सर वो पढ़ने के मूड में होती। एक दिन इसी मूड में उसने पूछा था, क्या मैं उन कहानियों को पढ़ सकती हूँ? खाली दोपहर को उसके लिखे शब्दों से भरना चाहा था। फिर वही दूधिया हंसी बिखेरता हुआ बोला था, डू यू रियली मीन इट? ओके, एक शर्त पर, पढ़कर अपनी राय देनी होगी। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया। एकदम चींटियों जैसे अक्षर, कहीं कहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। कौन संपादक इन्हें पढ़ने की जहमत उठाएगा? जाने क्या सूझा उसे, वो घर ले आई। उन्हें एक बार फिर सुंदर अक्षरों में लिखा और फिर उसी संपादक को भिजवा दिया। 15 दिन बाद ही जब उस साप्ताहिक पत्रिका की प्रति उसके हाथ में थमाई तो वो जैसे विश्वास ही नहीं कर पाया था। उसकी आंखों में आश्चर्य था, खुशी थी और था शायद एक अनचिन्हा सा मोहक भाव, जिसे न वो कहना चाहता था, न वो समझने की छूट लेना चाहती थी। जब भी वो शहर में होता, वे लंच साथ ही करते। भोजन के आदान प्रदान के साथ चर्चाओं का आदान प्रदान होता। संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य, फिल्म, राजनीति, बहस के, बातचीत के विषय भी तो कितने होते थे। कभी भूल कर भी चेहरे के दागों के बारे में नहीं पूछा उसने। उसके पास रहती तो अपनी अस्मिता के प्रति आश्वस्त होने लगी थी वो। उसे अपना चेहरा झूठ लगने लगा था। उसकी देह गंध उसे सच लगी थी। सुबह शाम दर्पण को देखने लगी थी। उन दागों पर अनचाहे ही नजर पड़ती, साथ ही याद आती विवेक की आंखें, बेअसर, सिर्फ बोलती सी आंखें। जब इस चेहरे पर खुद उसे वितृष्णा होने लगती है तो कैसे झेलता है विवेक इसे? खूबसूरत बातें कहने वाला विवेक इस बदसूरत चेहरे को कैसे सह लेता है? इंद्रधनुष, गुलमोहर, पलाश, वीर बहुटी, सावन की बरसात, रेशम से फिसलती रात, जाने कितनी बातें हैं जो विवेक को बेहद अच्छी लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके लिए वो एक प्रयोग मात्र हो? सुंदर वस्तुओं को देखते, उनकी बातें करते, हो सकता है वो ऊब गया हो और अब केवल असुंदर चीजें देखकर जायका बदलना चाहता। फिर जब उसकी गंध कविता की आत्मा का हिस्सा बनने लगे तो कहीं ये ना कह दे कि महज अनुभव के लिए उसने ये सारी पहल की थी। हो सकता है उस पर एक कहानी ही लिख डाले जिसे पारितोषिक भी मिल जाए। फिर कविता की स्मृतियां उसके लिए शब्दों में कैद हो जाएंगी और वो स्वयं गुम हो जाएगी। कभी कभी लगता था उसे झकझोर कर पूछ डाले। शोध सामग्री नहीं बनना चाहती है वो। कई बार मन हुआ उससे पूछ ले कि वो उसके दागों के बारे में क्या महसूस करता है। हो सकता है किसी दिन कह दे, ये रोग मेरी माँ बहन को भी था, तुम्हें देखकर उनकी याद आती है। एक आध इसी तरह के वाक्य बोलकर उसके चेहरे पर करुणा दृष्टि डाल दे। या फिर हो सकता है कि उसे वो सचमुच अच्छी लगती हो।
शायद सब कुछ संभव है, सिवाय इसके कि जिस पुरुष गंध की तलाश उसकी देह को है, वो कतई वो बन नहीं सकता है। वही क्यों शायद ये गंध उसके लिए वर्जित है, क्योंकि वो देह नहीं, चेहरा है, सिर्फ चेहरा। पर इस शाम से ही फिर वो देह हो गई है, चेहरे को भुलाकर सिर्फ देह। उसने दर्पण में चेहरे को ध्यान से देखा। क्या करे इस चेहरे का, कैसा लगेगा ये सांवला चेहरा दागों के बिना। वो देखती रही, फिर गुनगुनाते हुए काजल की डिबिया उठा ली, धीरे धीरे दागों पर फैलाने लगी। सफेद चकत्ते मिटने लगे। वो दर्पण के सामने खड़ी रही, चेहरे को दाएं बाएं कर देखती रही। देर तक गुनगुनाती हुई मुग्ध खड़ी रही। दरवाजे की आहट से चौंक गई। कौन होगा सुबह 8 बजे? बैठक में कोई पुरुष स्वर सुनाई दिया था, पर बेख्याली में रही थी कि ध्यान ही नहीं दिया उसने। मे आई कम इन? ओह, तो ये विवेक का स्वर है, वो भी इतनी सुबह। कल शाम को ही कहा था कि आएगा, बिना चाहे बिना पूछे। क्या सचमुच वो उसके लिए आया है, स्वेच्छा से? वो भीतर आ गया था, उसकी अनुमति की प्रतीक्षा भी नहीं की थी उसने। उसकी ओर चेहरा घुमाते हुए सहसा दर्पण में वो कालिक पुते गाल चमक गए। वो मुंह छिपाकर बाहर निकलना चाहती थी। कैसे पूछेगी, साड़ी तो पहनी नहीं कि आंचल से ही पूछ ले। गाउन में यही तो परेशानी है। वो चौंक गया था उसे देखकर। अरे, ये क्या सॉन्ग बना रखा है? उसने उसकी ओर विवश आंखों से देखा था। कितना कुछ घुमड़ने लगा था भीतर। अपमान, दंश, व्यंग, बातें। कितना कहेगी, कितना बताएगी और कहां से शुरू करेगी? पागल हो गई है? क्यों? मैं तो तुम्हें समझदार मानता था, पर, पर तुम तो एकदम पागल निकली। उसके स्वर की तरलता उसको छू गई थी। उसकी आंखें भर आईं। समझ नहीं पाई क्यों भरती जा रही हैं ये आंखें, अपने अपमान से या फिर सिर्फ इस एहसास से कि वो दूसरों से अलग क्यों है। सबकी आंखों में। पगली, काजल लगा लेने से सब कुछ मिट जाएगा क्या? कविता, तुम ये क्यों नहीं समझती कि दर्पण का सच ही सब कुछ नहीं होता। अपनी देह से ऊपर उठो कविता। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा निश्चल मन, तुम्हारी सुघड़ता, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी बुद्धि भी किसी को आकर्षित कर सकती है। वो सुबकने लगी। उसने पास आकर कंधे पर हाथ रख दिया था। प्लीज अपने को स्वीकार कर लो कविता, स्वीकार लो। चेहरे को भूलना सीखो। तुम्हारे लिए वो आसान है, सचमुच आसान है, क्योंकि तुम देह के अलावा भी बहुत कुछ हो। वो पलंग पर बैठकर हिचकियां लेकर रोती रही। वो पास बैठकर उसके बाल सहलाता रहा। दौरे पर जा रहा हूं, कल शाम ही ऑर्डर मिला है, सोचा तुमसे मिल लूं। वो उठ खड़ा हुआ था। नो क्राइंग नाउ, मैं अगले सप्ताह ही लौट आऊंगा, तब बातें करेंगे। उसने सिर नहीं उठाया। रुलाई थी कि फूट फूट कर निकल रही थी। उसके सिर को थपथपा कर बाहर की ओर जाती आहट। तकिए में मुंह गड़ाए बेआवाज रोती रही थी वो। कैसे बताती उसे कि चेहरे के अधूरेपन के एहसास से मुक्त होकर भूलने लगी थी उसे। सच, चेहरा भूलने लगी थी। पर क्या था कि चेहरे को भूलने के साथ साथ देह का एहसास भी तीव्र होने लगा।
और देह का बोध होते ही चेहरे का अधूरापन चुभने लगा था। जितना ही देह का बोध तीखा होने लगा, चेहरा उतना ही परेशान करने लगा था। कैसे समझाएगी विवेक को कि यह क्यों हुआ? क्या उसके लिए देह वर्जित ही है? देह और चेहरे से हीन क्या है वो? शायद समझ ही नहीं पाएगी। धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगी, पर कमरे से उठकर बाहर जाने की इच्छा नहीं हुई उसकी। देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही। सहसा कुछ याद आया। उसने घड़ी देखी, वो झटपट उठी और तैयार होने लगी। माँ की धीमी आवाज थी। बैठक से कमरे में हठात घुस आई। लड़का तो शरीफ लगता है, पर शादीशुदा है, बच्चा भी है शायद। बाबा की हुंकार हूबहू वैसी ही सहज थी। बिटिया के कमरे में सीधे चला गया। अब बाबा की हुंकार नहीं थी। इतने प्यार से तो कभी हमने नहीं की बातें कविता से। सोचो, कभी की है? कभी उसे इस तरह समझाया है? हाँ, जब से दोस्ती हुई है, खुश दिखती है। माँ जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर घबरा रही थी या बच रही थी। बाबा भी सुनने से कतरा रहे थे या कुछ सोचने से भी। कुछ देर मौन पसरा रहा। वो साड़ी का आंचल पिनअप करने लगी थी। पर लड़का तो शादीशुदा है। कभी कभी मन होता है उससे पूछ ले। शायद माँ जानती नहीं थी कि क्या पूछेगी वो। कुछ मत पूछना, उसे खुश रहने दो। कैसे? कैसे रखैल बनकर? माँ थी ये। हाँ, माँ ही थी। उसकी माँ से आम माँ सी हो गई थी वो। युवा बेटी के लिए चिंतित होती आम माँ। उसी ने नहीं, माँ ने भी शायद खूबसूरत भ्रम पाल लिया था। बाबा के पास उत्तर नहीं था शायद। होता तो वे माँ को रोक देते, पर नहीं। बाबा शायद माँ के प्रश्न को थामकर चुप रह गए थे। उसका समाधान ल्यूकोडर्मा की पुस्तकों में जो नहीं था। उसकी आंखों से 2 बूंद गालों पर लुढ़क आए। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। भूल जाएगी इस चेहरे को। उसने सोचा, भुला देगी सचमुच। वो देर तक देखती रही। वितृष्णा जगने तक देखते रहने की इच्छा हुई थी। यूं पहले भी वो भुला चुकी है, पर इस बार देह को भी भुला देगी, हमेशा हमेशा के लिए। वो धीमे से बैग लिए बाहर आई। माँ बाबा उसे देखते ही सहज होने की कोशिश करने लगे थे। चल दी बिटिया? बाबा ने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा। तेरे लिए आवारा मसीहा ले आया था कल, चाहे तो लेती जा। माँ ने भीतर से टिफिन ला कर दिया। कड़ी में पकौड़े अलग से डाल दिए कविता, तुझे पसंद है ना? दोनों के स्वर सहज थे, एकदम सहज। कहीं कोई नाटकीयता नहीं थी उनमें। क्या खाक क्रोध करेगी इन निरीह प्राणियों पर? खुद वही कहाँ मुक्त हो पाई थी देह के मोह से। न देह गंध से, न देह के एहसास से। वो मुस्कुराई। माँ, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी रखैल बनकर नहीं रहेगी। फिर लगभग बुदबुदाते हुए कहा था अपने आप से, क्योंकि अब मैं देह नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। सीढ़ियां उतरते उसे लगा वो हल्की हो गई है, बेहद हल्की। क्या सचमुच?
वो विदेही हो गई थी। धन्यवाद।